राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। आज कई विषय हैं जिनको आपके सामने हमें रखना है। आप सभी जानते हैं भारत में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्लोगन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। सही मायने में भ्रष्टाचार और घोटाला वर्सेस विकास और स्वाभिमान की लड़ाई आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आज एक प्रमुख खबर सामने आया है और ये खबर नेशनल हेराल्ड को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो भी हमने देखा था। The Congress tried to be disruptive. The Congress tried, in fact, to pressurize the investigative agencies. And the Congress spread mayhem. पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दुख और आश्चर्य का विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड का पूरे विषय में जांच एजेंसी के खिलाफ काम कर रही थी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा उसी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ है। 2013 का यह केस है, किंतु 1960 में कांग्रेस के अंदर ही 4 बार के उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के 50 से 60 के दशक के बीच में एक बहुत बड़े लीडर हुए, नेता हुए, जो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से रहे, अब उनकी एक किताब छपी है विगत वर्ष। गुप्ता जी को स्वर्ग सिधारे 4 दशक हो चुका है, मगर उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। जीवनी का नाम है सफर कहीं रुका नहीं, झुका नहीं। उनके इस जीवनी में जो उन्होंने दशकों पहले लिखा था, 60 के दशक में लिखा था, उनकी मृत्यु भी हो गई है, अब वो जीवनी छपी है। और उस जीवनी में जब नेशनल हेराल्ड के बारे में आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डेजा वू। आपको ऐसा लगेगा मानो हूबहू वही सब कुछ आज फिर से रूपांतर हो रहा है, फिर से उसी कहानी को दोहराई जा रही है। उस समय चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं है। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है, और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें गड़बड़ है। यहां तक चंद्रभानु गुप्ता कहते हैं कांग्रेस के 60 की दशक में कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड पे जांच खोल ले और उसके पैसे के विषय को अगर देखना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खुलासा, अ बिग एक्सपोजे विल हैपन, बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए, ये जो परिवार है नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है, तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है, विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। और इसका जो खुलासा है
ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं, उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। वो आगे कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ द नेशनल हेराल्ड वॉज टू प्रमोट दी नेहरू फैमिली ओनली। एक ही पॉलिसी थी कि नेहरू फैमिली को प्रमोट किया जाए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर जो भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कहता था, किस प्रकार से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ा जाए, यह नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य था। उसमें कहते हैं कि उस समय भी, यह बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस से पैसे लिए। जो पैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे, चंदा में दिए थे, डोनेशन में दिए थे, उस पैसे को नेशनल हेराल्ड में लगाया गया। सोच के देखिए, आज भी 90 करोड़ रुपए का विषय चल रहा है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से मनी वाज साइफन्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी टू द नेशनल हेराल्ड, एंड फ्रॉम नेशनल हेराल्ड बैक टू द मदर एंड द सन डुओ, द कंपनी कॉल्ड एज यंग इंडिया। तो ये जो मनी सर्किटिंग थी वो उस समय भी चल रही थी, और कांग्रेस का पैसा उस समय भी नेशनल हेराल्ड में गया था। सोच के देखिए, भ्रष्टाचार बेरोक टोक, अनस्टॉपेबल। मतलब भ्रष्टाचार और करप्शन तब से चल रहा है, नेहरू जी के समय से। और आगे चंद्रभानु गुप्ता लिखते हैं कि नेहरू जी को इस पूरी कंपनी का डायरेक्टर बनना था, इसलिए किस प्रकार से उन्होंने कई बड़े नेताओं का नाम लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रकाश गुप्ता, आचार्य नरेंद्र देव और खुद चंद्रभानु गुप्ता, कि हमें फोर्सफुली अपने जो शेयर्स थे उन्हें बेचने पड़े ताकि नेहरू जी के पास 100 शेयर आ जाएं और वो कैसे भी येन केन प्रकारेण डायरेक्टर बन जाए ताकि कंट्रोल उनके पास चला जाए। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नेशनल हेराल्ड को इन्वेस्टिगेट कर लेगी तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। ये 60 के दशक में चंद्रभानु जी ने कहा था, और मैं तो कहूंगा गुलाम नबी जी केवल अभी नहीं है, उस समय भी कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी जी थे जिन्होंने सच्चाई को सामने रखा, सच्चाई को उजागर किया, और जो कांग्रेस के अंदर की गड़बड़ियां हैं उन विषयों को जनता के बीच रखा। बंधुगण, हम लोगों को कोई बता रहा था अभी, आप में से किसी बंधु ने बताया कि कल शायद भारत तोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। दूसरा, मैंने कहा था कि स्वाभिमान का विषय भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कई बार मन के अंदर बहुत विस्मय की स्थिति हो जाती है। आश्चर्य होता है कि कुछ विषयों पर कांग्रेस पार्टी टिप्पणी कैसे कर सकती है। आप देखिए, कल बहुत बड़ा दिन था। आईएनएस विक्रांत, भारत के जो नेवी है उसका इंसिग्ना, जिसको हम सिंबल कहते हैं, फ्लैग कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसमें भी जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी कह रही थी, उस पर तो मैं जवाब दूंगा, मगर एक खुशखबरी पहले मैं आपको बताऊं। आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं भारतवर्ष को आजाद हुए। और ये सुंदरता देखिए, हम अंग्रेजों से आजाद हुए 75 वर्ष पहले, और कल के दिन ये खबर आई कि अंग्रेज साम्राज्य यूके को पछाड़ करके भारत वैश्विक आर्थिक जगत में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में और इकोनॉमिक पोजीशन में भारत कल 5वें नंबर का देश बना, और यूके जो 5वें नंबर का देश था वो 6ठे पोजीशन में चला गया। यूके हैज बिकम the 6th biggest economic power, and India has taken over UK to become the 5th largest
इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, और वह भी जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के। दिस इज समथिंग लाइक अ पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अंतर्गत थे आज हम उनसे बड़े हो गए हैं, हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं, उनसे आगे निकल गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो रिफॉर्मिस्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नेंस मोदी जी ने दिया है उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आगे निकला है। मगर कांग्रेस है कि उसका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी तक जा नहीं रही है। आश्चर्य का विषय है, कल नेवी के फ्लैग में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए 50 से 2001 के बीच यह थी इंडिया के नेवी की फ्लैग, जिसमें आप एक क्रॉस देख सकते हैं। ये क्रॉस जो है सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, उनकी निशानी है जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था। जब 2001 और 2004 के बीच में वाजपेयी जी की सरकार रही तो आदरणीय वाजपेयी जी की सरकार ने ब्रिटिश के इस निशानी को मिटाया था, हटा दिया था। उसके बाद पुनः सोनिया जी के आग्रह करने पर कि इस निशानी को, सेंट जॉर्ज की निशानी को, अंग्रेजों के इस निशानी को पुनः स्थापित की जाए, उसे मिटाई ना जाए, तो अंग्रेजों के उस निशानी को पुनः स्थापित किया गया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी ने दोबारा जो कॉलोनियल इंसिग्ना था, जो एक ब्रिटिशर्स की निशानी थी हमारे फ्लैग में, उसे निकाला है। और सबसे बड़ा विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक सशक्त नौसेना दिया था, उनके सील को स्थापित किया है, कहीं ना कहीं भारत के स्वाभिमान को स्थापित किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रत्येक हिंदुस्तानी का, कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में आज एक गर्व का भाव है। और कांग्रेस पार्टी से मुझे तो कहने का मन नहीं कर रहा है, मगर कहना पड़ रहा है कि सोनिया जी, राहुल जी, you should explain as to why you brought back the British sign, as to why you brought back the colonial sign. And कल तो खुशी का दिन था, उस पर भी इस प्रकार से मातम करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और बंधुओं, सबसे बड़ा विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी की डाटा अगस्त 29 को निकला था। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान आज जहां तक बलात्कार और रेप के मामले हैं उसमें सर्वाधिक आगे है। वो नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया में। 6340 रेप के केस 2021 में हुए हैं। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान का रहा है, जब अशोक गहलोत जी से इस पे सवाल पूछा गया तो मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट इनसेंसिटिव। वो महिलाओं को लेकर असंवेदनशील था। अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोई फॉरेनर या बाहर के लोग आके रेप नहीं करते हैं, ये तो घर वाले ही कर देते हैं। लड़की के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, वो तो घर वाले ही ऐसा काम करते हैं। और 56% केस ऐसे हैं जो लड़कियां झूठ बोलती हैं, उनके रेप नहीं होते हैं, वो आके झूठे केस दर्ज करती हैं। और ऐसी लड़कियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा मैं। विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी है और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी? क्या महिलाएं सशक्त महसूस करेगी राजस्थान में? क्या महिलाएं निडर होकर, निर्भीक होकर अपने विषय को कानून के सामने प्रतिपादित कर पाएंगी? कदाचित नहीं। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के बयान से अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की माइंडसेट है उसे दर्शाते हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी पत्रकारों से भी कि इस विषय को लेकर अशोक गहलोत जी से क्लैरिफिकेशन जरूर मांगा जाए, उनसे माफी जरूर मांगी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। सर, आपने कहा कि 56% लड़कियां झूठी हैं, तो क्या 56% लड़कियां झूठी हैं तो क्या 56% लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए? 56% लड़कियां झूठी हैं तो क्या 56% लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए? 56% लड़कियां झूठी हैं तो क्या 56% लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए।
ये विषय मुझे अभी पता नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मैंने जैसे बताया आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता जी का निधन तो 4 दशकों पहले हो गया है। पुस्तक विगत वर्ष छपा है, मगर आज कई अखबारों ने इस पर प्रमुखता के साथ खबर छापा है। तो स्वाभाविक है जब मीडिया इतने अध्ययन के पश्चात एक गंभीर विषय को उठाती है, चतुर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का, तो स्वाभाविक है उस विषय को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज ये दोनों भाई हैं, एक साथ काम करते हैं। ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है, इस पे हम लोगों का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम तो केवल विकास के लिए काम करते रहेंगे और मोदी जी जिस प्रकार से हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहे हैं उस पे आज पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। मेरे को लगता है और प्रश्न नहीं, इससे जुड़ा प्रश्न नहीं है, बताइए। हाँ, पूछिए ना, पूछिए। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष अपने विषय को प्रतिपादित कर सकती है, अपने विषय को लेके सड़कों पर भी उतर सकती है, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। किंतु हमने आज कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछा है कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पार्टी के अभी की अध्यक्षा और विगत अध्यक्ष दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले पर बेल पर बाहर हैं, उनको इन गंभीर प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जो प्रश्न आज अखबारों ने उठाए हैं, उनके खुद के मुख्यमंत्री ने 60 की दशक में नेशनल हेराल्ड को लेकर कमेंट किया था और आज भी वो प्रासंगिक है। दोनों मां बेटे आज बेल पे बाहर हैं, जांच पड़ताल चल रही है। तो हमने उनसे सवाल पूछा है, तो कल रैली करेंगे, उसमें जवाब दे दें। हमने तो कहा भारत जोड़ेगा वही जो भ्रष्टाचार छोड़ेगा, भ्रष्टाचार पकड़कर भारत जुड़ नहीं सकता है। नीरज पांडे, ऐसा है कि जहां तक इस पूरे विषय के तकनीकी पक्ष हैं, तकनीकी पक्ष पे माननीय सांसद महोदय ने खुद ट्वीट भी किया है और सभी को बाइट भी दिया है। तो तकनीकी पक्ष का उन्होंने खुलासा किया है जो भी तथ्य है। जहां तक वास्तविकता है, आज कहते हुए हमें दुख हो रहा है कि झारखंड में जहां आज सरकार नदारत है, वहां अंकिता नामक हमारी बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, जिस प्रकार जघन्य अपराध उसके साथ हुआ, बेचारी हमारी बहन आज संसार में नहीं है। जब उसके पास एक दल जाता है पार्टी की तरफ से, बीजेपी के कुछ नेता उनके घर जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, मदद करते हैं, उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं, उनकी लीगल लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, तो इस प्रकार से उनके खिलाफ एफआईआर इत्यादि करना, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। झारखंड की सरकार को भी चाहिए कि वो अंकिता के परिवार के साथ खड़ी हो और यह समय लड़ने का नहीं है, यह समय है उत्तर देने का कि आखिर झारखंड में आज कानून की व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा क्यों गई है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।